2005 से लेकर 2007 की बात है। एंजेलिस मोजिलो, जिसको गोल्डन बॉय का भी नाम दिया गया है, वो हर साल $100 मिलियन कमा रहा है। उसको हर मैगजीन कवर करी है। यही नहीं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की दुनिया में सबसे बड़ा नाम, जी हाँ, 1850 से चलती आई हुई एक इन्वेस्टमेंट बैंक लेहमन ब्रदर्स, इसके टॉप 5 ऑफिशियल सालाना $1 बिलियन रुपए कमा रहे हैं। याद रखिए, एक साल में $1 बिलियन ईच टॉप 5 ऑफिशियल्स कमा रहे हैं। यही नहीं, रियल एस्टेट का पूरा मार्केट बूम पे है। शेयर मार्केट की बात करें तो आईपीओस पे आईपीओस आ रहे हैं एंड एवरीथिंग इज एक्चुअली हैविंग अ स्टेलर लिस्टिंग, जिसका मतलब पब्लिक भी ढेर सारा पैसा बना रही है शेयर बाजार से, बिकॉज सब कुछ ऊपर जा रहा है। इसी के साथ जो टॉप इंश्योरेंस कंपनी है उसके भी मुनाफे पे मुनाफा होते जा रहा है। यही नहीं, मूडीज जो उस समय की सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसीज है हमारी दुनिया में, वो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रही है इनकम में। तो इन सारी चीज़ों के बीच में अचानक से ये 2008 में इतना बड़ा बौखाल क्यों आया? दोस्तों, अगर जानना चाहते हो पूरे अच्छे तरीके से कि व्हाट एग्जैक्टली प्रोपेल्ड द 2008 क्राइसिस, चलिए शुरू करते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि 2008 की चीज़ एकदम लेटेस्ट 2006 या 2005 से चालू हुई थी, लेकिन ये एकदम गलत है। इसकी शुरुआत लेट 90s से हो गई थी। एक्चुअली में लेट 90s में जैसे ही .com बबल की शुरुआत हुई थी तो काफ़ी सारे लोग शेयर बाजार में इंटरेस्टेड हो गए थे। काफ़ी सारे लोग देश विदेश में शेयर मार्केट पे पैसा लगा के पैसा कमाते थे। और जब IT बबल फटा अर्ली 2000s में, तो उस समय उनको भारी नुकसान हुआ। इसके बाद आने वाले 2-3 साल तक पूरी इकोनॉमी कंजर्वेटिव मोड पे चले गई। सरल भाषा से कहूँ तो ये लोग सेविंग ड्रिवन इकोनॉमी हो गई थी इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग ड्रिवन इकोनॉमी। अगर इकोनॉमिक्स को सरलता से मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पर एक सिंपल सी बात है, अगर किसी देश के कंपनीज को ग्रो करना है तो ऑब्वियसली लोगों को स्पेंड करना पड़ेगा, बिकॉज जब तक लोग स्पेंड नहीं करेंगे, कमोडिटीज और गुड्स एंड सर्विसेज नहीं खरीदेंगे, तब तक कंपनियां कैसे कमाएंगी, और जब तक कंपनियां कमाएंगी नहीं तब तक वो सैलरीज कैसे देंगी, और जब तक सैलरीज नहीं देंगी तो इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी। तो ये सारी चीजें इसलिए भी हो रही थी बिकॉज इंटरेस्ट रेट उस समय पे हाई था, करीब 6% के ऊपर इंटरेस्ट रेट था। जब फेड ने एक डिसीजन लिया 11 बार अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करने के लिए, और 11 बार चेंज करने के बाद इसको लेके आ गई 1.75%। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल सा ये हो गया दैट जो लोन पहले एक व्यक्ति को महंगा पड़ रहा था वो सस्ता पड़ने लग गया, जिसके कारण अचानक से कस्टमर्स को ये लगने लग गया कि यार लोन और क्रेडिट कार्ड के बेसिस पे अगर मैं कुछ सामग्री खरीदता हूं तो मुझे सस्ते दाम पे ये चीज़ें मिल रही है बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है। और यहीं से इन सारे बवालों की जड़ शुरुआत हुई थी। दोस्तों, लोगों ने अलग अलग किस्म की चीज़ें जैसे कि घर, बंगला, गाड़ी, ये सारी चीज़ें लेना शुरू कर दी ऑन क्रेडिट एज वेल एज लोन फंड। यही नहीं, यहीं पर मिस्टर बुश अपने एक सपने के साथ आए कि हर अमेरिकन के पास अपना एक घर हो। और याद रखिए, यूएस में जो चीज़ें होती हैं उसका एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ओवरऑल पूरे ग्लोब में पड़ता है, बिकॉज बाकी सारी इकोनॉमीज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होती हैं और लिंक्ड होती हैं यूएस मार्केट से। तो जिस तरह की पॉलिसीज, जिस तरह का बाजार विदेश में चलता है, उसी प्रकार का बाकी देशों में भी इंटरकनेक्टिविटी होने के कारण चलता है, जिसके कारण ग्लोबली बहुत बड़ी रैली होने लग गई। ये पूरी अच्छे तरीके से चल रहा था अंटिल 2005 में माइकल बुरी, जी हाँ, जो खुद एक हेज फंड मैनेजर, जो इलेक्ट्रिक बेस्ड हेज फंड चलाते थे, उनने एक चीज नोट करी कि भाई यहाँ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। और बाद में जैरेट, जो कि डॉश बैंक में काम करते थे, वहां के एसेट्स में देखते थे, उनने भी जब इसके ट्रेल को फॉलो किया, इनने पता किया। दोस्तों, ये सारी चीजें, एक मूवी है जिसका नाम है द बिग शॉट, उसमें बताई गई है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस चीज को भी कवर करूं तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा बिग शॉट। अब इसके बाद शुरू होता है गोल्डन एज। गोल्डन एज क्यों? बिकॉज अब आसान किश्तों में, कम दाम में लोन लेके लोग काफी सारी चीजें खरीदना शुरू करते हैं। बिकॉज इस चक्कर में काफी सारे लोग लैंड खरीदते। लैंड क्यों? बिकॉज लोगों को अभी भी शेयर मार्केट से डर था, बिकॉज 2000 बबल के फटने के बाद 2-3 साल तक लोगों को लगता था कि अब यहां पर कुछ नहीं हो सकता था। इनफैक्ट हमारे देश में भी 2015 में पूरा साल इसी तरह गया था, जब लोगों ने कुछ इन्वेस्टमेंट में नहीं कमाया था एंड बहुत फियर था। इनफैक्ट 2016 के स्टार्ट तक कोई भी इधर इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि हमेशा मार्केट एक लीनियर फैशन में नहीं जाता, वहां पर हिकअप्स भी आते हैं और स्टॉप भी आता है। ठीक उसी तरह 2018 में हमारे शेयर बाजार में काफी सारे लोग जो एंथुजियास्टिक थे स्मॉल कैप और मिड कैप पे, वो अभी तक अपना पैसा रिकवर नहीं कर पाए। जी हां, 64% ऑफ द स्मॉल कैप कंपनीज मार्केट इतना ऊपर जाने के बाद भी अपने 2018 के हाई के ऊपर कोट नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत बड़े हाई लेवल पे बहुत सारा सामान लेना भी
एक वाइज डिसीजन नहीं होता है। यहाँ पर हमारे देश के प्राउड जिस चीज़ के लिए फील होना चाहिए, रघुराम राजन साहब ने भी ये चीज़ कही थी कि बॉस यहाँ पर बहुत बड़ा धंधा चल रहा है, इजी क्रेडिट के चक्कर में पूरी दुनिया डेट में डबरी है, प्लीज़ इन चीज़ों पे आप कुछ वर्क कीजिए। बट सारे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स और हेज फंड मैनेजर्स ने उनका मजाक उड़ाया था और इकोनॉमिस्ट ने ये कहा कि इस व्यक्ति को कुछ नहीं पता। प्रॉब्लम ये थी दोस्तों कि ये लोग 2005 से प्रेडिक्ट करने लग गए थे कि ये सारी चीज़ें गलत होंगी और 3 साल तक ये चीज़ें चलती रही, जिसके कारण लोग इनका मजाक बनाते थे। सेम ईयर कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही थी। प्रोफेसर्स और काउंसलर्स बन गए थे हेज फंड मैनेजर्स के कंसल्टेंट। जी हाँ, वो स्पीच के लिए बहुत पैसा ले रहे थे और उनको दिया जाता था बहुत सारे पैसा आर्टिकल्स लिखने के लिए और इंटरनेशनल पब्लिकेशन में पब्लिश करने के लिए कि भाई सारी चीज़ें इकोनॉमी में बिल्कुल सही है। दोस्तों आप जान के हैरान हो गए कि स्टैनफोर्ड हार्वर्ड के प्रोफेसर जो इस तरह के लेटर्स और इस तरह के आर्टिकल्स लिखते थे, उन लोगों ने उन 2 साल में, जी हाँ 2005 से लेकर 2007 के बीच में 60 to 70 करोड़ रुपीस कमा लिए थे। जस्ट इमेजिन प्रोफेसर्स अर्निंग दिस मच जस्ट बाय राइटिंग आर्टिकल। यही नहीं, आइसलैंड के साथ भी बहुत ड्रामेटिक चेंज हुआ। पूरी इकोनॉमी $13 बिलियन वर्थ थी, लेकिन पूरी इकोनॉमी में $100 बिलियन वर्थ बैंकिंग ऑपरेशंस होने लग गए थे। ये स्पेसिफिकली तब शुरू हुआ जब वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने 2000s में डीरेगुलेशन वहाँ पर अप्लाई कर दिया। बेसिकली उनने वहाँ के सबसे प्रमुख 3 बैंक्स को एकदम प्राइवेटाइज कर दिया, जिसके कारण काफ़ी सारे लेवरेज्ड बेट्स के साथ वो बैंक्स खेलने लगे। यहीं पर एक और चीज़ हुई थी। हैंक पॉल्सन जो कि गोल्डमैन सैक्स के एक बहुत बड़े अधिकारी थे, वो वहाँ से रिज़ाइन करते हैं बिकॉज बुश एडमिनिस्ट्रेशन अब उनको ट्रेजरी का हेड बनाता है। बहुत सारी डिबेट्स चलती हैं वॉल स्ट्रीट एज वेल एज नॉर्मल जनता में कि भाई वॉल स्ट्रीट वाले लोग, जो शेयर बाजार वाले लोग हैं, इनको आप इतना बड़ा ओहदा क्यों दे रहे हैं? ये तो बायस रहेंगे और बैंकर्स और इनके कॉर्पोरेट फेलोज के हेल्प करेंगे। लेकिन बुश जी को लगा कि इस तरह की डिसेंट्रलाइजेशन लाना ज़रूरी है और इसलिए उन लोगों ने ये कदम उठाया था। तो अब समझते हैं कि यहाँ पर इशू शुरू कहाँ से हुआ। इसमें इशू शुरू हुआ था बैंक की लिक्विडिटी से। देखिए दोस्तों, लोन काफ़ी सस्ते हो गए थे, जिसके कारण काफ़ी सारे लोग जाके बैंक से लोन लेने लग गए थे। बट बैंक्स के पास भी तो एक लिमिट रहेगी ना। मतलब इन शॉर्ट लेट से किसी बैंक के पास 50 करोड़ रुपीज़ है, अगर लोन सस्ते हो गए तो जाहिर सी बात है पूरी पब्लिक उसके ऊपर टूट रही थी, जो कि कोलैटरल थोड़ी बहुत दे सकती थी, जिसके कारण क्या होगा कि बैंक्स के पास अब उतने लिक्विडिटी नहीं बची जिससे कि वो नए लोगों को लोन दे सके। लोग क्या कर रहे थे, लोग यहाँ से लोन ले रहे थे और उसके बाद घर खरीद रहे थे। तो बैंक्स ने अभी तक जो वो देती थी उसको कहते थे प्राइम लोन्स। प्राइम लोन्स मतलब जिनका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं लोन्स, इस तरह के लोगों को क्रेडिट और लोन देना। लेकिन अब बैंक्स ने शुरू कर दिया एक नया मायाजाल जिसको कहते हैं सब प्राइम लोन्स। मतलब जो लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे लोन्स, उनको भी लोन्स देना शुरू कर दिया। बिकॉज कहीं ना कहीं बैंक को पता था कि कुछ नहीं तो कोलेटरल में घर तो है, घर बेच के हम कमा लेंगे पैसा। तो वो हाउसिंग लोन स्पेसिफिकली सब प्राइम बेसिस पे देने लग गए। अब इसमें क्या होता था, फॉर एग्जांपल अगर किसी की उम्र 70 साल है और उसके पास कोई एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, 70 की एज में भी वो लोग बड़े बड़े लोन्स दे रहे थे। अब जाहिर सी बात है ये लोग पे बैक कैसे करेंगे ये कोई नहीं सोच रहा था, लेकिन इस तरह से लोन किसी को भी दिया जा रहा था। इनफैक्ट 2006 में पता चला कि 50% लोग जिनने सब प्राइम लोन्स लिए थे उनके पास तो कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं था। जस्ट इमेजिन, इस प्रकार से लोन और क्रेडिट बांटे जा रहे थे। अब यूजुअली इस तरह की चीजें इकोनॉमी में क्यों होती है? ईज ऑफ गेटिंग मनी। जब इंटरेस्ट रेट लो हो जाता है, आसानी से पैसा आता है, तो बहुत सारा पैसा शेयर बाजार में घूमता है, बहुत सारा पैसा क्रेडिट मार्केट, लोन मार्केट एक्सेट्रा में घुसता है। तो अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये हो जाती थी कि बैंक्स लोन तो दे रहे थे, लेकिन जो लोन्स ले रहे थे, सब प्राइम लोन्स ले रहे थे, उनको पता नहीं था कि वहां पर एक एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न लगता है। मतलब फर्स्ट मंथ, फर्स्ट ईयर हो सकता है आपको 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। तो जिसके कारण काफी सारे लोगों को लगता था ईएमआई तो बहुत कम आ रही है, प्रिंसिपल और ईएमआई बहुत कम आएंगे। बट धीरे धीरे एडजस्टेड रेट मतलब फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट रहता था। अगले साल वो 2%, फिर 4%, फिर 6%। अब इसमें सीन ऐसा होने लग गया दैट जैसे जैसे इंटरेस्ट ऊपर जाने लग गए तो कुछ लोग इस चीज पे डिफॉल्ट करने लग गए। वो लोग बोले यार अब हमारे पास इतना एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम तो है नहीं, तो हम लोन नहीं पे कर सकते, हम घर छोड़ के जा रहे हैं, जो करना है करो। जिसके कारण बैंक्स इन घरों को ऑक्शन करने लग गई। धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ने लग गई, जिसके कारण मास ऑक्शनिंग होने लग गई। अब सीन ऐसा हो गया कि इसी समय के साथ साथ इंटरेस्ट रेट भी ऊपर चले गए थे। जो 1.75 पर इंटरेस्ट रेट था वो 5% प्लस जाने लग गया, जिसके कारण अब सीन ये होने लग गया कि मार्केट में ऑक्शन करने के कारण बैंक्स के पास सप्लाई बहुत ज्यादा था, लेकिन डिमांड मार्केट में बहुत कम थी। इसी के साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई थी। आपने सीडीओ बहुत बार सुना होगा नाम, कोलैटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशन। इसको सरलता से मैं आपको समझा देता हूं इसका मतलब क्या होता है। दोस्तों सीन क्या होता था कि बैंक्स जब अपने लोन्स देती हैं तो बदले में आप इनको मॉर्गेज पेपर देते हो। सो बेसिकली बैंक ने
आपको लोन लिया, एक पेपर मिलता है मॉर्गेज पेपर जो बैंक के पास रहता है। बैंक को ये लगता था, स्पेसिफिकली यूएस में ये बहुत प्रचलित रहता था, इनफैक्ट हमारे देश में भी बहुत बार हुआ है कि इस मॉर्गेज पेपर को हम किसी और को बेच देते हैं। अब बेचने की बात में वो क्या करते थे कि फॉर एग्जाम्पल एक सरलता से मैं बताऊं, मान लीजिए आप बैंक हैं और आपने 100 टाइप्स ऑफ लोन्स दिए हुए हैं लोगों को, व्हीकल लोन दिया हुआ है, हाउस लोन दिया हुआ है, फिर किसी गरीब को लोन दिया हुआ है, किसी के घड़ी के लिए लोन दिया हुआ है, एप्पल फोन के लिए लोन दिया हुआ है। ये सारे लोन्स को वो एक पैकेज बनाते थे और एक जगह पे कंसोलिडेट करते थे और इस पूरे पैकेज को वो बेचते थे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हमेशा एक नया एसेट ढूंढ रहे थे, तो उनको ये लगता था कि ये पैकेज एकदम सिक्योर्ड है। क्यों? बिकॉज रेटिंग एजेंसीज इस पैकेज को AAA रेटिंग देती थी। AAA मतलब सबसे सेफ एंड सिक्योर, तो जिसके कारण इन सारे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग्स को लगता था कि यार ये इतने सिक्योर्ड हैं और सारे लोन्स एक साथ करके दे रहे हैं, अगर लोन पे डिफॉल्ट भी हो गया तो इनकी प्रॉपर्टी तो हम सीज ही कर लेंगे ना, प्रॉपर्टी बेच के पैसा कमा लेंगे। जिसके कारण बैंक्स अपना रिस्क ट्रांसफर कर रहे थे इन्वेस्टमेंट बैंक को। अब इन्वेस्टमेंट बैंक वालों को भी तो कमीशन कमाना था, वो लोग इसको और थोड़ा ब्यूटिफाई करके प्रोडक्ट्स बना के अपने एचएनआई क्लाइंट्स जिनके पास 15, 20, 30 करोड़ रुपए रहते थे इन्वेस्ट करने के लिए, उनको ट्रांसफर करती थी। उनको वो जब बताते थे कि भैया AAA रेटिंग है, तो क्लाइंट्स को भी लगता था कि यार ये तो बिल्कुल सिक्योर्ड है, तो वो लोग भी खरीद लेते थे। तो ये साइकिल पास ऑन द पास का तब तक चलता रहा जब सब प्राइम वाले अपना डिफॉल्ट करने लग गए। डिफॉल्ट करने के कारण ऑक्शन में बहुत सारे घर बन गए। ऑक्शन बढ़ने के बाद और इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद लोगों का हाउसिंग मार्केट में इंटरेस्ट जाने लग गया, जिसके कारण हाउसिंग प्राइस जो बहुत इन्फ्लेटेड थे वो धीरे धीरे आने नीचे लग गए, जिसके कारण काफ़ी सारे लोगों को रियलिस्टिक एवेन्यूज़ पता चलने लग गए कि बॉस यहाँ पर ये चीज़ सस्टेन नहीं करने लगेगी, जिसके कारण बहुत सारे लोग मास सेलिंग करने लग गए। मास सेलिंग करने के साथ मैसिव डिफॉल्ट्स इसलिए भी होने लग गए बिकॉज जो मैंने आपको बताया फ्लेक्सिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो अब सीन ये हो रहा था कि हाउसिंग का प्राइस कम आ गया, तो जो 1 करोड़ का घर था वो 50 लाख का हो गया, पर इंटरेस्ट रेट क्योंकि बढ़ गया है तो इसके कारण पब्लिक ये सोचती थी कि यार 1 करोड़ का घर 50 लाख हो गया, तो मैं इसमें इंटरेस्ट देते देते 80 लाख क्यों भरूं, तो मैं भरूंगा ही नहीं, भाड़ में जाए, मैं कोई दूसरा घर लूंगा। तो उन लोगों ने भी डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया और फिर शुरू हुआ कैस्केडिंग इफेक्ट। अब इसका कैस्केडिंग इफेक्ट इस तरह शुरू हुआ कि बैंकिंग इंडस्ट्री तो हिलने लग गई बिकॉज लोग डिफॉल्ट करने लग गए, उनके कारण इन्वेस्टमेंट बैंकर्स भी हिलने लग गए बिकॉज उनके सीडीओस जो कि एट द एंड सारे मॉर्गेज का मिक्सचर ही है, वो भी सॉर्ट ऑफ डिफॉल्ट करने की स्थिति पे पहुंच गए। इसके साथ साथ जो एचएनआई इन्वेस्टर्स थे वो अपनी चीज़ें जितने जल्दी हो सके बेचने लग गए। और इसी के साथ बीच में 2005 से लेकर 7 के बीच में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी जो आपने बिग शॉट मूवी में भी देखी होगी। वहाँ पर ये लोग क्या करने लग गए थे, कहीं ना कहीं इस पे डेरिवेटिव्स में शॉर्ट करने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए इन लोगों ने क्रेडिट स्वैप्स निकाला। सिंपल तरीके से बताओ, इंश्योरेंस ऑन दैट सीडीओ। उनका ये सिंपल सा था कि कल को मान लो सीडीओ डूब गई तो हम आपको इंश्योरेंस कर रहे हैं। तो यहीं पर एआईजी जो उस समय की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी थी, उसने ये सोचा कि वैसे भी AAA रेटेड है, कुछ नहीं तो घर तो बिक ही जाएंगे, तो उनने भी इतने एडवर्स इफेक्ट सोचा ही नहीं था कि इतना बुरा चीज़ हो सकता है, तो उनने इस तरह के इंश्योरेंस वाली चीज़ें बनाने शुरू कर दी थी, जिसके कारण माइकल बुरी ने बहुत पैसा बनाया था आफ्टर सेलिंग दीज थिंग्स, जो हमारा क्रेडिट स्वैप्स था। तो सिंपल सा सीन ये हो गया कि एआईजी जिसने इतना इंश्योरेंस दिया हुआ था सीडीओस के कारण, और सीडीओ सब डिफॉल्ट करने लग गए, तो एआईजी के पास भी ज़्यादा कुछ बचा नहीं ये कुछ करने के लिए, उसके भी हवाले निकल गए। बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक जो उस समय पे थे उस पर बियर स्टर्न्स, जी हाँ, उनका सीईओ साल का $1 बिलियन कमाता था और वो टाइम पास के लिए लंच के टाइम पे अपने चॉपर के साथ वॉल स्ट्रीट के आसपास चक्कर लगाता था देखने के लिए भैया सब सही चल रहा है कि नहीं। उस पर एलिगेशंस लगने लग गए कि भैया तुम्हारी बैंक डूब रही है और तुम कभी गोल्फ कोर्ट पे हो, कभी इस तरह चॉपर में घूम रहे हो। अब सिंपल सी बात है, $1 बिलियन साल का कमा रहे, साल का, और ये मैं बात करूँ 2006 और 7 की, तो जस्ट इमेजिन एज अ सैलरी एंड बोनस कमा रहे थे, तो उस पर हो गए। इसी के साथ साथ लेमन ब्रदर्स के सीईओ थे, वो एकदम एग्रेसिव थे, उन्होंने बोला था मेरी कंपनी डूब ही नहीं सकती है, 1850 से चल रही है, अब कौन माइकल लाल इसको डुबाएगा, लेकिन उनकी कंपनी की भी वॉट लग गई। बेसिकली जो हमारे फेड के ट्रेजरी हेड थे पॉल्सन, उन लोगों ने उनने एक मीटिंग बुलाई जिसमें कि टॉप इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को बुलाया गया फ्रॉम सिटी बैंक, जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनले एटसेट्रा, लेकिन वहाँ पर उनने लेमन ब्रदर्स के सीईओ को नहीं बुलाया बिकॉज उनको पता था इनकी तो वॉट लग गई है और शायद इसको बचा नहीं पाएंगे। ऑल्दो इनने एक अटेम्प्ट लिया था जहाँ पर ये शायद बच जाते लेमन ब्रदर्स, बस अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस ने उसको रिजेक्ट कर दिया। एट द एंड हर जगह मैसाकर फंस गया। एआईजी को बेल आउट करना पड़ा बहुत बड़ी रकम से, जो कि टैक्स पेयर का रकम था। उसके बाद कांग्रेस ने वापस बेल आउट और स्टिमुलस पैकेज $800 बिलियन का निकाला इकोनॉमी को सुधारने के लिए और स्टॉक मार्केट को सुधारने के लिए, लेकिन अगेन लोगों का
ट्रस्ट इतना ज़्यादा हर्ट हो गया था कि 30 मिलियन लोग वहाँ पर रातों रात अनएम्प्लॉयड हो गए थे और इसका कैस्केडिंग इफेक्ट बाकी जगहों पे पड़ा बिकॉज इन्हीं सारी बहुत सारी कंपनीज के यूएस में थे लेकिन इनके ऑफिसेज बहुत सारी कंट्रीज़ में थे, वहाँ पर मास फायरिंग करनी पड़ी। उसके बाद कुछ कंपनीज करीब 30 से 32 सब प्राइम बेस्ड कंपनीज बैंकरप्ट हो गई और हर जगह हाहाकार मच गया। मैंने एकदम शॉर्ट में दोस्तों आपको ये एटलीस्ट 5 से 6 किताबों में जो चीज़ें मिल सकती है वो आज की इस वीडियो में बता दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिए, लेकिन जानने से पहले मैं आपको कुछ इसकी इंपॉर्टेंट लर्निंग्स बताऊंगा कि इस पूरे इंसिडेंट से हमने सीखा क्या हमको डरना चाहिए? नहीं, हमको कॉशियस होना चाहिए। लेकिन क्या क्या सीखा अब वो मैं बताता हूँ। पहली चीज, कभी भी अपने लिमिट के बियॉन्ड बेट मत करो। बैंक्स ने क्या किया था, अपने लिमिट के बियॉन्ड सीडीओज इशू कर दिए थे। इन्वेस्टमेंट बैंक्स क्या कर रहे थे, लिमिट से ज्यादा सीडीओज कर रहे थे। एआईजी क्या कर रहा था, ओवर कॉन्फिडेंस में लिमिट से ज्यादा इंश्योरेंस दे रहा था। तो ये चीज साधारण जीवन में भी अप्लाई करती है, अपने लिमिट से ज्यादा कभी भी बेटिंग मत करो। दूसरी चीज, वॉरेन बफेट सर के साथ जब बाद में इंटरव्यू किया गया था तो बफेट सर ने कहा कि कुछ नहीं, वॉल स्ट्रीट और सारे लोग उस टाइम पे एक बहुत बड़े इल्यूजन में थे। इससे एक चीज समझ में आती है, जो बफेट सर ये कहते हैं कि जब हर कोई ग्रीडी होता है तब कॉशियस हो जाओ, और जब हर कोई कॉशियस होता है उस टाइम पे ग्रीडी हो जाओ। बिकॉज हर कोई पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म लेके चल रहा था, तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोने से इतना बड़ा डेविल आ जाएगा और सबका नाश कर देगा। लेकिन एट द एंड लॉस किसका हुआ, आम जनता का। बिकॉज देयर आर सम इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर टू बिग टू फेल, बेल आउट हो जाता है, एट द एंड सफर आपको करना पड़ता है। इसलिए सतर्क आपको रहना जरूरी है। आशा करता हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया तो मेक श्योर लाइक कीजिए ताकि वी रिमेन मोटिवेटेड टू पुट अप such kind of case studies. Till then, keep learning, keep growing, keep investing, and keep trading.